हेलो बच्चों, मैं श्री राम पंडित आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के पहले अध्याय जो गद्य के रूप में है उसे लेकर आया हूं। आज जिस अध्याय के बारे में आप जानने वाले हैं उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिचय हम इस पाठ के माध्यम से समझते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद वडोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और वहां से फिर लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। वो अपने ही देश में कुछ समय के लिए वकालत भी किए। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों की मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे, जिनमें बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1926 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार है: द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनोसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर देज, हु आर शूद्राज, बुद्धिज एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिग्यूस्टिक स्टेट्स, द राइट्स एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना थी। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का स्वच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। अर्थात जो श्रम विभाजन जाति प्रथा जो भाषण है, ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स जो भाषण था कि इसका जो ललई सिंह यादव जो थे वो इनका हिंदी में अनुवाद किए और वही इस कहानी के रूप में दिखाया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी जो ये भाषण है ये 1936 ईस्वी में तैयार किया गया था, परंतु क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया और पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए
यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। आइए अब हम इनके द्वारा लिखे हुए श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कहानी है, जो गद्य है, इसको समझते हैं। यह कहानी में बताए हैं कि किस प्रकार हमारे समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इनका कहना है कि यह एक विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक जो है वो कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, जिसमें से समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। सही बात है। हम जो समाज में रहते हैं उस समाज में हमारा कार्य कुशल हो, हमारा काम कुशल तरीका से हो, इसके लिए हमें काम का विभाजन करना आवश्यक है। लेकिन चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अर्थात हम इसके बारे में समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम कोई भी काम करते हैं, कोई बढ़ई का काम करता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई खेती करता है, तो सब अपने अपने काम में निपुण होते हैं। इसीलिए हमें अपनी कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन करना चाहिए। और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप ले लिया है। अर्थात मेरा कहना है कि एक आपत्तिजनक बात है। क्या आपत्तिजनक बात है कि श्रम विभाजन जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप ले लिया है। ये एक आपत्तिजनक यह एक आपत्तिजनक बात है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। सही बात है। काम का विभाजन निश्चय ही सब समाज के लिए आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। अर्थात जो काम करने वाले लोग हैं उसको अस्वाभाविक विभाजन श्रम विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व की किसी समाज में नहीं पाया जाता है। हमारे जो भारत हैं, यहाँ पर क्या होता है कि श्रमिकों का विभाजन तो किया जाता ही है, उसके साथ साथ हम लोगों को ऊंच नीच का भी करार दिया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, हमारा कहना है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। सही बात है। अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लें तो यह लोगों के स्वभाव पर विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सकें। सही बात है। यदि कुशल व्यक्ति है, सक्षम श्रमिक है, तो उसमें जो है इस तरह से उसको विकसित किया जाए, उसकी क्षमता को इस तरह बढ़ाया जाए कि वह अपना पेशा या कोई भी काम का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टि में, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चों मैं यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जिस समाज में हम रहते हैं, हम लोगों को क्या किया जाता है, जिस पेशा में हमारे माता पिता रहते हैं, हम लोग जब गर्भ धारण करते हैं उस समय से, जब हम लोग गर्भ में ही रहते हैं उस समय से हमारी पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है। जो
पूर्ण रूप से गलत है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। सही बात है। अब देखिए कि कोई कुम्हार है तो अब जीवन भर के लिए वह कुम्हार ही रह जाता है, कोई बढ़ई है तो जीवन भर के लिए बढ़ई रह जाता है, यानी एक ही पेशा में रह जाता है। यह भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को पेशा बदलने की अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। सही बात है बच्चों। मेरा कहना है कि देखिए, यदि आपको जिस पेशा में आप काम करते हैं और वह अकस्मात किसी कारण बस वह पेशा आपका बंद हो जाता है, उस पेशा में आपको घाटा लग जाता है और आपको पेशा बदलने की पेशा बदलने की आवश्यकता होती है, उस वक्त आपको प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप पेशा बदलने नहीं दिया जाता है तो आपको भूखा मरने के अलावा कोई अवस्था नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। देखिए, हिंदू धर्म में क्या होता है कि उनका जो पैतृक पेशा नहीं होता है उस पेशे को चुनने की अनुमति नहीं दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशे बदलने की नहीं अनुमति देना ही भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का सन विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जाति प्रथा का जो विभाजन है, सन विभाजन, वो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को रुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते। सही बात है। यदि बताइए कि आपको यदि बढ़ई का काम नहीं करना है और आपको विवश किया जाता है उसी काम को करने के लिए, तो कभी वह काम सफल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता है न दिमाग लगता है, बताइए भला उस स्थिति में कैसे काम कुशल प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोगों को मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातिवादियों को विरुद्ध हूँ तो फिर भी मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। सही बात है। यदि जातिवाद के विरुद्ध है भीमराव थे तो फिर आदर्श समाज क्या है, तो उनका उत्तर था कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यानी जिस समाज में स्वतंत्रता होगा, क्षमता होगा और भ्रातृत्व होगा, वही समाज एक आदर्श समाज है। भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, एक दूसरे के बीच भाईचारा की भावना होना चाहिए। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो। यानी कोई भी परिवर्तन हो हमारे समाज में तो एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाना ही चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तत्पर यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा
का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। जिस तरह दूध और पानी को मिला देने से पानी को अलग नहीं, हाँ इले